ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। The schematic diagram below shows 12 rectangular houses in a housing complex. House numbers are mentioned in the rectangle representing the houses. The houses are located in 6 columns, column A through column F, and 2 rows, row 1 and row 2. The houses are divided into 2 blocks, block XX and block YY. The diagram also shows 2 roads, one passing in front of the houses in row 2 and another between the 2 blocks. तो यहाँ पर हमारे पास में 2 रोड्स हैं, एक रोड तो ये रही और एक रोड यहाँ पर है। 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक XX, ब्लॉक YY, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, कॉलम E और कॉलम F, और ये हाउसेस हैं A1 A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2, E1 E2 and F1 F2. Some of the houses are occupied. The remaining ones are vacant and are the only ones available for sale. This is very important information. केवल vacant houses जो हैं वही available हैं सेल के लिए. The road adjacency value, let us say इसको हम नाम दे देते हैं RAV से, of a house is the number of its sides adjacent to a road. For example, the road adjacency values of C2, F2 and B1 are 2, 1 and 0 respectively. हम बात कर रहे हैं C2 की, 2 रोड्स एडजेसेंट हैं तो रोड एडजेसेंसी वैल्यू हो गई 2. बात कर रहे हैं F2 की, यहाँ पर सिर्फ एक ही रोड है एडजेसेंसी में तो हम कहेंगे वैल्यू 1 हो गई. और अगर हम बात करें B1 की तो B1 के एडजेसेंट में एक भी रोड नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. The neighbor count, let us say इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NC से, of a house is the number of sides of that house adjacent to occupied houses in the same block. Now important चीज है occupied houses. For example, E1 and C1 can have the maximum possible neighbor counts of 3 and 2 respectively. अगर हम बात करें E1 की, यहाँ पर 3 हाउसेस एडजेसेंट कहलाएंगे D1, F1 और E2. अगर ये ऑक्यूपाइड हैं तभी हम इसे नेबरिंग काउंट में काउंट करेंगे, तो मैक्सिमम 3 हो सकता है इनमें से एक ऑक्यूपाइड हो और 2 खाली हो तो हम कहेंगे नेबर काउंट होगा 1. अगर तीनों ही खाली हो तो नेबर काउंट क्या कहलाएगा? 0. द बेस प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस इज ₹10 lakhs if the house does not have a parking space and ₹12 lakhs if it does. The quoted price in lakhs of rupees of a vacant house is calculated as base price, that is 10 or 12 plus 5 times road adjacency value. हमें road adjacency value को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा and plus 3 times neighbor count. हमें neighbor count को 3 times करना होगा. किस में ऐड करेंगे हम इन वैल्यूज को? बेस प्राइस. तो पार्किंग के लिए 12 लाख रुपीस और विदाउट पार्किंग 10 लाख रुपीस. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो द मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक XX इज ₹24 lakhs. तो यहाँ पर मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ एन एम्प्टी हाउस जो सेल के लिए अवेलेबल है वो है 24 lakhs. The minimum quoted price of a house in block YY is ₹15 lakhs. यहाँ पर हम मैक्सिमम कह रहे हैं 24 है और यहाँ मिनिमम 15 है. क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ एक ही हाउस हो सकता है? एक से ज्यादा हाउसेस भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी मिनिमम प्राइस सेम हो और मैक्सिमम प्राइस भी सेम. And one such house is in column E. कॉलम E में अगर हम बात करें E1, E2 2 हाउसेज हैं, यानी इनमें से एक तो कंफर्म एम्प्टी है और उसकी जो प्राइस है वो कितनी है? 15 लाख रुपीस, और वो इस ब्लॉक में मिनिमम भी है. रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेज, 1 इन ईच ब्लॉक. कौन सा ऑक्यूपाइड है कौन सा नहीं है कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पर रो 1 की अगर हम बात करें तो A1, B1, C1 3 हाउसेज हैं. एक ऑक्यूपाइड होगा कोई और बाकी 2 अनऑक्यूपाइड. ऐसे ही यहाँ पर भी D1, E1 और F1 में कोई एक ऑक्यूपाइड होगा और बाकी 2 अनऑक्यूपाइड या वेकेंट होंगे.
Both houses in column E are vacant. Very important information. Each of column D and column F has at least one occupied houses. So column D और F में at least one occupied house का मतलब है it can be one occupied house or it can be two occupied houses. लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो कॉलम E है उसमें जो दो हाउसेस हैं वो दोनों ही क्या हैं, वेकेंट है. देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक YY. केवल एक ही हाउस ऐसा है जिसके पास पार्किंग स्पेस है. सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस इंफॉर्मेशन पे. बोथ हाउसेज इन कॉलम E आर वेकेंट. वेकेंट हाउसेज जो हैं उन्हें हम ये कलर दे रहे हैं और ऑक्यूपाइड हाउसेस को हम एक डिफरेंट कलर देंगे. अब हम फोकस करेंगे ब्लॉक XX पर. यहां पर मैक्सिमम कोटेड प्राइस कितनी है, 24. बेस प्राइस या तो 10 लाख हो सकती है अगर पार्किंग स्पेस नहीं है, या 12 लाख हो सकती है. अगर 10 लाख हम बेस प्राइस लेते हैं तो हमें यहां पर 14 और ऐड करना होगा 24 लाने के लिए. ऐसे ही 12 लाख में हमें 12 लाख ऐड करना होगा. ये 14 कैसे आ सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है. अगर हम नेबर काउंट को 3 ले लें, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 हो जाएगा. एंड RAV दैट इज रोड एडजेसेंसी वैल्यू को 1 ले लें तो 5 टाइम्स 1 5 हो जाएगा. एंड 10 प्लस 5 15 एंड 9 ये टोटल हमारा 24 हो जाएगा. क्या यहां पर हम 24 ला सकते हैं, ये 12 है. RAV की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 या 2. तो अगर सिर्फ इसका इस्तेमाल करें तो ये वैल्यू 17 हो सकती है, 22 हो सकती है या 12 रह सकती है, पर 24 तो नहीं हो सकती. अगर सिर्फ इसका इस्तेमाल करें तो यहाँ पर 0 3 6 9 कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेबरिंग काउंट. तो उस केस में 12 15 18 और 21 यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है. लेकिन 24 सिर्फ इसके यूज करके तो हम नहीं ला सकते. क्या किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन हम करके ला सकते हैं, हमें 12 और चाहिए. अगर सपोज हमने 2 ये लिया और 1 ये लिया तो 6 एंड 5 11 आ रहा है. एक ये लिया और 2 ये लिया तो 13 आ रहा है. इसी भी तरीके से हम ये 24 नहीं ला सकते हैं. तो इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट कर सकते हैं. इसका मतलब है जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस है वो किस हाउस की है, जिसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू तो है 1 और जिसका नेबर काउंट है 3, यानी उसके पास के तीनों ही जो हाउसेस हैं वो ऑक्यूपाइड है. नेबर काउंट 3 सिर्फ ये जो कॉलम बी है उसमें हो सकता है, बिकॉज यहां पर भी अगर B1 की बात करें तो A1 C1 और B2 ये 3 एडजेसेंट हाउसेस हैं. और B2 की बात करें तो A2 B1 और C2 ये 3 एडजेसेंट हाउसेस हैं. लेकिन B1 यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि B1 के साथ में रोड एडजेसेंसी वैल्यू 0 होगी, जबकि यहां पर रोड एडजेसेंसी वैल्यू क्या है, 1 है. तो ये 24 लाख जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस आई है ये किस हाउस के लिए आई है, B2 के लिए. और हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो हाउस है वो हर हालत में एम्प्टी है. नेबरिंग काउंट 3 होने का मतलब क्या हुआ, ये जो एडजेसेंट हाउसेस हैं B2 के दैट इज A2 B1 और C2 ये हर हालत में ऑक्यूपाइड है. अगर हम बात करें ब्लॉक्स की तो ब्लॉक XX में भी जो रो 1 है उसमें 2 अनऑक्यूपाइड हाउसेस होने चाहिए. सेम ब्लॉक YY में भी होने चाहिए. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो A1 हाउस है वो भी अनऑक्यूपाइड है और जो C1 है वो भी अनऑक्यूपाइड है. यहाँ पर हम एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. हाउ मेनी हाउसेस आर वेकेंट इन ब्लॉक XX? 1 2 एंड 3. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3. अब हम फोकस करेंगे ब्लॉक YY में. यहां पर मिनिमम कोटेड प्राइस किसी भी अनऑक्यूपाइड हाउस की कितनी है, 15 lakhs. एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम. अब 15 lakhs हम कैसे ला सकते हैं. मान लीजिए बेस प्राइस को अगर हम 10 लेते हैं तो 15 lakhs लाने के लिए क्या करना होगा, 5 lakhs तो यहां पर ऐड करना होगा और इस वैल्यू को 0 ऐड करना होगा. ऐसे ही अगर हम बेस प्राइस 12 लाख लेते हैं तो क्या होगा, हमें रोड एडजेसेंसी वैल्यू को 0 लेना होगा और नेबर काउंट को 3 लेना होगा.
तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर हम मिनिमम कोटेड प्राइस 15 लाख ला सकते हैं। क्या उनमें से एक हाउस जहां 15 लाख मिनिमम कोटेड प्राइस आ रही है वो E2 हो सकता है? नाउ E2 क्योंकि यहाँ पर इसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे ये वाला केस हमें कंसीडर करना होगा। इस केस में क्या होगा, जो नेबरिंग काउंट है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स E2 के जो तीनों नेबरिंग हाउसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, वेकेंट। तो हमें D2 को वेकेंट करना होगा, हमें F2 को वेकेंट करना होगा, पर इससे दिक्कत हो जाएगी। कॉलम डी में हर हालत में एक हाउस ऑक्यूपाइड होना ही चाहिए एटलीस्ट, तो D1 को हमें ऑक्यूपाई करना होगा और ऐसे ही F1 को भी ऑक्यूपाई करना होगा। पर यहां पर फिर एक कंडीशन हमारी वायलेट हो गई है कि रो 1 में हर ब्लॉक में दो हाउसेस एम्प्टी हैं या अनऑक्यूपाइड हैं। यहां पर सिर्फ एक ही हाउस अनऑक्यूपाइड है, दो हाउसेस क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड। तो हमारा ये अजम्पशन कि वो मिनिमम कोटेड प्राइस वाला जो हाउस है वो E2 है, ये अजम्पशन गलत है। तो फिर डेफिनेटली वो हाउस कौन सा होगा, वो हाउस होगा E1। पर यहां पर रोड एडजेसेंसी वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें इस केस को हटाना होगा। इसकी बेस प्राइस 12 लाख होने का मतलब है यहां पर एक पार्किंग स्पेस है। रोड एडजेसेंसी वैल्यू 0 हो गई, नेबर काउंट 3 होने का मतलब है ये जो तीन एडजेसेंट हाउसेस हैं इनमें से एक हाउस ऑक्यूपाइड है और एक अनऑक्यूपाइड है ना। वो हाउस D1 हो सकता है या F1 हो सकता है जो अनऑक्यूपाइड हो, एंड कोरस्पॉन्डिंगली दूसरा हाउस ऑक्यूपाइड हो सकता है। क्या वो हाउस F1 हो सकता है? अगर मान लीजिए F1 को हम अनऑक्यूपाइड कर दें और D1 को हम ऑक्यूपाइड कर दें, F1 की जो कोटेड प्राइस है वो क्या होगी? इसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू क्या है, 0, तो रोड एडजेसेंसी वैल्यू तो 0 हो गई। ब्लॉक YY में सिर्फ यही एक हाउस है जिसके पास पार्किंग स्पेस, इट इज गिवन देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक YY। इसका मतलब है इसकी बेस प्राइस 10 लाख होगी। और नेबर काउंट, इसके नेबर में दो हाउसेज है, उनमें से एक तो फॉर श्योर एम्प्टी है। अगर ये वाला हाउस ऑक्यूपाई हो भी जाए तो नेबर काउंट के कारण 3 लाख रुपीस आने का मतलब हुआ इसकी जो कोटेड प्राइस है वो 13 लाख हो जाएगी, जो हमारी ये कंडीशन को वैलिड कर रहा है। और वो कंडीशन क्या है कि मिनिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक YY इज रुपीज 15 lakhs। इसका मतलब है अगेन हमारा जो अजम्पशन है कि F1 वो हाउस है जो अनऑक्यूपाइड और D1 वो हाउस है जो ऑक्यूपाइड है, ये अजम्पशन हमारा गलत है। तो फिर कौन सा हाउस ऑक्यूपाइड और कौन सा अनऑक्यूपाइड होगा? यहां पर ये जो D1 हाउस है वो तो हो जाएगा अनऑक्यूपाइड और जो F1 हाउस है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो इस रो में भी दो अनऑक्यूपाइड हाउसेस हो गए इस ब्लॉक में और एक ऑक्यूपाइड हो गया है। व्हाट अबाउट D2? इस कॉलम में हर हालत में एक ऑक्यूपाइड हाउस होगा ही होगा, हो सकता है दोनों हो जाएं लेकिन एक तो होगा ही होगा। बट क्योंकि D1 ऑक्यूपाइड नहीं है तो D2 को ऑक्यूपाइड होना होगा। व्हाट अबाउट F2? ये ऑक्यूपाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, यहां पर हम एक बार D1 की कोटेड प्राइस भी चेक कर लें। यहां पर पार्किंग स्पेस तो नहीं है तो 10 लाख बेस प्राइस, रोड एडजेसेंसी वैल्यू के कारण 5 लाख 15, एक नेबर ऑक्यूपाइड है हाउस में तो हम कहेंगे 18 लाख। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। व्हाट अबाउट E2? यहाँ पर बेस प्राइस 10 लाख, 5 लाख रोड एडजेसेंसी वैल्यू 15 और ये वैल्यू 3, 18 तो हो ही चुका है। F2 के बारे में भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये हाउस ऑक्यूपाइड हो सकता है ऑक्यूपाइड ना हो। अच्छा, क्या हो अगर ये वाला हाउस ऑक्यूपाइड नहीं, अगर F2 ऑक्यूपाई नहीं होगा तो हम इसकी जो कोटेड प्राइस है वो कैसे निकालेंगे? बेस प्राइस 10 लाख, रोड एडजेसेंसी वैल्यू 515 लाख और नेबर काउंट 3 लाख 18 लाख। दैट मीन्स हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। F2 के बारे में पर ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि यहां पर ये ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। Which of the following houses is definitely occupied? A1 ये तो अनऑक्यूपाइड है, B1 ये ऑक्यूपाइड है, D2 ये भी फॉर श्योर ऑक्यूपाइड है, F2 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन में एक डिस्क्रिपेंसी थी, यहाँ पर B1 और D2 दोनों ही हाउसेस
ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ वेकेंट हाउसेज इन रो 2? रो 2 की अगर बात करते हैं तो 2 हाउसेस तो फॉर श्योर वेकेंट है, F2 वेकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 और 3। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum possible quoted price in lakhs of rupees for a vacant house in column E? Now इसकी quoted price तो हमें मालूम है 15 है। What about E2? हमें इसको मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पर बेस प्राइस तो इसकी क्या हो जाएगी 10 लाख रुपीज, बिकॉज पार्किंग स्पेस तो इस पूरे ब्लॉक में सिर्फ इसी के पास है। एंड देन रोड एडजेसेंसी वैल्यू, एक रोड है तो 5 लाख रुपीज। व्हाट अबाउट नेबर काउंट? क्या हो अगर हम ये जो F2 है उसे भी ऑक्यूपाइड कर दें, तो उस केस में क्या होगा, नेबर काउंट 6 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें 6 ऐड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 21। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इन ब्लॉक YY हैज अ पार्किंग स्पेस? ब्लॉक YY में एक ही हाउस ऐसा है जिसके पास पार्किंग स्पेस है और वो है E1। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।